हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये बता दूं, ये आने वाले फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं क्या किया था कि छत्तीसगढ़ खाद्य अधिनियम 2012 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के भी क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में असंगत की पहचान करें। तो असंगत की पहचान करना है तो यह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को छोड़कर शेष भारत में लागू होगा। तो ये क्या है, असंगत है, ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें सही सही क्या है देख लेते हैं। इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। यह 5 जुलाई 2013 से प्रवृत्त हुआ है और यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के तहत आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत है। तो आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत है ये देखना है। तो बाल देख रेख विकास केंद्र, बाल देख रेख और विकास केंद्र है। आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है कि बाल देख रेख और विकास केंद्र है। पात्र गृहस्थियों से अभिप्रेत है, पात्र गृहस्थियों से अभिप्रेत पूछा गया है। तो पूर्विकता प्राप्त एवं अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत गृहस्थियाँ ही क्या है, पात्र गृहस्थियाँ हैं। पूर्विकता प्राप्त और वह अंत्योदय अन्य योजना से के अंतर्गत गृहस्थियाँ ही क्या है, पात्र गृहस्थियाँ है, पात्र गृहस्थियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या अभिप्रेत है। खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या अभिप्रेत है। तो राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को ही क्या कहा जाता है, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को ही खाद्य सुरक्षा भत्ता कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा भत्ता कहा जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य से अभिप्रेत है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य से क्या अभिप्रेत है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य ही क्या है, न्यूनतम समर्थक मूल्य है। राशन कार्ड से क्या अभिप्रेत है। तो पीडीएस के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, राशन कार्ड कहा जाता है। पीडीएस के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, राशन कार्ड कहा जाता है। सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है। तो सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है, मॉनिटरिंग से। सामाजिक संपरीक्षा का संबंध है मॉनिटरिंग से, जो है सामाजिक संपरीक्षा का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी की व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खदानें प्राप्त करने का अधिकार है। तो क्या क्या अधिकार इसमें देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें है, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों में प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह है। प्रति व्यक्ति क्या है, 5 किलो प्रति माह है। इसमें बता दूं, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बता रहा हूं मैं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। ठीक है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। इस अधिनियम की किस धारा में इस अधिनियम की किस धारा में स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता के उपबंध में उल्लेख है। तो धारा 4 में क्या है, धारा 4 में जो है स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण आहार के सहायता के संबंध में उल्लेख है। बालकों को पोषणीय सहायता के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है यह बताना है फ्रेंड। तो ये चलिए देखते हैं। इसमें 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन, क्या समुचित भोजन ये सही है। दूसरा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क दोपहर का भोजन, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रत्येक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल सुविधा, पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा होगी, ये भी बिल्कुल सही है। 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया एवं अन्य पोषाहार, ये गलत है, क्योंकि 6 माह से कम आयु के बच्चे के लिए क्या है, केवल स्तनपान का विशेष प्राथमिकता दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब, ये जो है डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में उल्लेख है। तो बालक कुपोषण निवारण एवं प्रबंधन के संबंध में उल्लेख किसमें है, धारा 6 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है यह बताना है फ्रेंड। तो इसका तो क्या क्या सही है मैं आपको पहले बता देता हूं, कि राज्य सरकार कुपोषणग्रस्त बालकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है, ये बिल्कुल सही है। और कौन से धारा के अंतर्गत कराती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि धारा 6 के अंतर्गत कराएगी। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, मतलब 6 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी का उपयोग करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। निवारण और प्रबंधन के लिए पोषण आहार निर्धारित मानकों का पूरा किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है, ए ऑप्शन गलत है, यानी इसका उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होता है। इसका उत्तरदायित्व क्या है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस अधिनियम की धारा, तो अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 4 के तहत गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण आहार सहायता के संबंध में संगत को पहचानना है। किसको, संगत को पहचानना है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, गर्भावस्था एवं शिशु के जन्म के बाद 6 माह तक के आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन, ये क्या है, यह सही है। बाकी सब क्या है, गलत है। बाकी सब क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पात्र गृहस्थी की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। पात्र गृहस्थों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन का अधिकार किसे है, राज्य सरकार को है। अगला क्वेश्चन अपन है, इस अधिनियम के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता की अवधारणा का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। इस अधिनियम के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता की अवधारणा का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके पात्र परिवारों के कौन जारी करेगा, तो ये राज्य सरकार करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पात्र गृहस्थी की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन के संबंध में किस धारा का उल्लेख है, तो धारा 11। तो धारा 11 में क्या बोला गया है, पात्र गृहस्थी की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन के संबंध में धारा 11 में उल्लेख किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में है, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में क्या है, धारा 12 में जो है वह सुधार के संबंध में। किसमें, धारा 12 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में सही नहीं है। तो क्या है, सुधार के संबंध में सही नहीं है, तो देखते हैं सुधार क्या क्या है। सुधार है तो लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सूचना के साथ प्रमाणित पहचान के लिए आधार का उपयोग होगा, ये बिल्कुल सही है। अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। और स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या क्या सही है इसमें, क्या क्या सही है बता देता हूँ। लाभार्थी को बायोमेट्रिक सूचना के साथ प्रमाणी पहचान के लिए आधार का उपयोग होगा, ये बिल्कुल सही है। अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता होगी, ये बिल्कुल सही है। और स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों का समर्थन, ये बिल्कुल सही है। जबकि पीडीएस के अंतर्गत निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का विशेष स्थल तक के परिधान, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार घर का मुखिया होगा। तो घर का मुखिया कौन होगी, वरिष्ठ स्त्री जो होगी वो घर की मुखिया होगी। ठीक है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक होगी, वह क्या होगी, घर की मुखिया होगी। और मान लीजिए कि घर में अगर कोई स्त्री नहीं है, तो वरिष्ठ जो पुरुष रहेगा, कोई भी स्त्री नहीं, मान लीजिए 4 पुरुष है और स्त्री नहीं है उस घर में, तो सबसे वरिष्ठतम पुरुष जो होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी, वह इसका क्या होगा, मुखिया होगा। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो धारा 14 में क्या किया गया है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख जो है धारा 14 में किया गया है। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का उत्तरदायित्व होता है, तो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का उत्तरदायित्व होता है राज्य सरकार होगा। कौन होगा, राज्य सरकार होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जा सकता। किसे पदाभिहित नहीं किया जा सकता, तो जिला कलेक्टर को क्या है, पदाभिहित नहीं किया जा सकता। किसे नहीं किया जा सकता, तो जिला कलेक्टर को पदाभिहित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है फ्रेंड। तो इसमें देखते हैं कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अहर्ताओं का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार पर किया जाता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सेवा एवं शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पद्धति का उपबंध राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केंद्र आयोग के समक्ष अपील किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये सब क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य खाद्य आयोग के गठन किस धारा के तहत किया जाएगा? तो राज्य खाद्य आयोग का गठन जो है किस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन धारा 16 के अंतर्गत किया जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या है? राज्य खाद्य आयोग का गठन 16 के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य खाद्य आयोग का गठन 16 के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य खाद्य आयोग की संरचना के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है यह बताना है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, ये बिल्कुल सही है। 5 अन्य सदस्य होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि सदस्यों में एक महिला होगी, ये गलत है। तो राज्य खाद्य आयोग की संरचना के संबंध में एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे, लेकिन इसमें महिला नहीं होगी, यह बता दूं आपको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य आयोग के कर्तव्य के संबंध में असंगत को पहचान कीजिए। असंगत को पहचान करना है अधिनियम का क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करना और उसका मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राप्त शिक्षकों की शिकायतों की जांच करना, ये बिल्कुल सही है। और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, जबकि सी आंसर क्या है? असंगत है। सी क्या है? असंगत है। राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी जिसने अपने पद का दुरुपयोग न किया। राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी जो अपने पद का दुरुपयोग किया गया हो, ना किया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव व कर्मचारी वृंद के वेतन एवं भत्ते के उपबंध संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा 17 के अंतर्गत क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव एवं कर्मचारी वृंद के वेतन एवं भत्ते का उपबंध संबंधित प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की अवधारणा किस धारा में है? तो धारा 18 में है। किस धारा में? धारा 18 में है। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग क्या है? तो संयुक्त राज्य खाद्य आयोग है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य खाद्य आयोग होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य आयोग। जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय के अंतर्गत। जांच के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जांच के संबंध में धारा 20 के अनुसार राज्य आयोग को किस न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है। राज्य आयोग की निम्नलिखित शक्तियों में से नहीं है। तो कौन सी शक्तियां नहीं है? किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना, ये उसकी शक्ति है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये इसकी शक्ति है। साक्ष्य या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, ये इसकी शक्ति है। जबकि किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण या प्रस्तुत करना, ये इसकी शक्ति नहीं है। ठीक है, ये इसकी शक्ति नहीं है। तो किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्य या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, ये उसकी शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 21 के अनुसार राज्य आयोग की कार्यवाही का अभिमान्य न होना सुनिश्चित किया जाएगा यदि उसके गठन में कोई त्रुटि ना हो। उसके गठन में कोई त्रुटि ना हो तो क्या किया जाएगा? धारा 21 के अनुसार राज्य आयोग की कार्यवाही का अधिमान्य ना होना सुनिश्चित किया जाएगा यदि उसके गठन में कोई त्रुटि ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 22। तो धारा 22 के अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में प्रावधान धारा 22 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आवंटन के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आवंटन के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। तो सही अपन देख लेते हैं। पहले, केंद्र सरकार अपने अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त करेगी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देखते हैं। प्रत्येक राज्य में केंद्र द्वारा अभिहित डिपो को आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार द्वारा। अब तीसरा है, विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक एवं वैज्ञानिक भंडारण सुविधा
सृजित करेगी और बनाए रखेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो राज्य केंद्र को खजाना आवंटित करेगा, ये बिल्कुल गलत है। राज्य केंद्र को खजाना आवंटित राज्य जो है केंद्र को खजाना आवंटित नहीं करेगा, जबकि केंद्र राज्य को खजाना आवंटित करता है। केंद्र जो है राज्य को खजाना आवंटित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का कार्यान्वयन और उनका मॉनिटरिंग के संबंध में उल्लेख है। तो धारा 24, तो धारा 24 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्कीमों का कार्यान्वयन और उनका मॉनिटरिंग धारा 24 में है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उनका मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व तो कौन है? तो यह कौन है? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन का उल्लेख है? तो धारा 25 के अंतर्गत। तो किस धारा में स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उल्लेख है? तो धारा 25 के अंतर्गत। स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 26 के अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता का उल्लेख किस धारा में है? धारा 26 के अंतर्गत। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अभिलेखों को वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों को वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अभिलेखों के प्रकटीकरण के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसे सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में रखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए सरकार रीति विहित करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि इसके जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा, ये गलत है। इसे जनता के निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा, ये गलत है कि इसे जनता के निरीक्षण के लिए भी क्या है? खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय प्राधिकारियों इसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। तो स्थानीय प्राधिकारी इसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे, तो जिला कलेक्टर के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व नहीं होंगे। तो स्थानीय प्राधिकारी जो है जिला कलेक्टर के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जिला कलेक्टर के उत्तरदायित्व नहीं होंगे। स्थानीय प्राधिकारी जिला कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं में शामिल नहीं है। तो स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यता में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें पहले क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी स्कीमों का कार्यान्वयन करेंगे, ये शामिल है। उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी सरकार द्वारा विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ये बिल्कुल सही है। और स्थानीय प्राधिकारी सरकार द्वारा विहित उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही है? वे केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी स्कीमों का क्रियान्वयन करेंगे, स्थानीय प्राधिकारियों की सरकार द्वारा विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, और स्थानीय प्राधिकारी सरकार द्वारा विहित उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता के संबंध में उल्लेख है। तो स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यता के संबंध में उल्लेख है, धारा 26 के अंतर्गत उल्लेख है। किसके अंतर्गत? धारा 26 के अंतर्गत उल्लेख है। सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में किस धारा का उल्लेख है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में किस धारा का उल्लेख है? तो धारा 28 का। सामाजिक संपरीक्षा किसका उत्तरदायित्व होता है? स्थानीय प्राधिकारियों का। सामाजिक संपरीक्षा किसका उत्तरदायित्व होगा? स्थानीय प्राधिकारियों का। दूरस्थ पहाड़ियों और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 30 में क्या है? खाद्य सुरक्षा का प्रावधान है। दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 30 के अंतर्गत है। किस धारा में? धारा 30 के अंतर्गत है। दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका और किनका है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। किसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने का उत्तरदायित्व नहीं है, तो जिला कलेक्टर को नहीं है। किसका उत्तरदायित्व नहीं है? जिला कलेक्टर को नहीं है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अधिनियम की किस धारा में शासक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 33 के अंतर्गत क्या किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शासक्तियों का उल्लेख किया गया धारा 33 के अंतर्गत। फ्रेंड, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कमेंट ज़्यादा आएगा, और मैं बता दूं, अगर इस वीडियो में मेरे को 1K मिलता है फ्रेंड, तो मैं और जितना कमेंट आएगा मैं उतना ही हर रोज वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स, इसका MCQ क्वेश्चन का। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि लोक सेवक या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवार या अपील को विनिश्चित करते समय
जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुतोष को उपबंध कराने में असफल रहता है तो वह दायी होगा, तो 5,000 रुपये। यदि लोक सेवा या प्राधिकारी राज्य आयोग द्वारा किसी परिवार या अपील की विनिश्चित करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुतोष को उपबंध कराने में असफल रहता है तो वह दायी होगा 5,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो धारा 35 के अंतर्गत। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 35 के अंतर्गत। यह अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है, तो यह अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है तो कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तत्समय लागू अन्य अधिनियमों उनके प्रावधानों पर हावी हो जाना, तो तत्समय लागू अन्य अधिनियमों तथा उनके प्रावधानों पर लागू हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के निर्देश देने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार की राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति धारा 38 के तहत है। किसके, धारा 38 के तहत है। केंद्र सरकार निम्नलिखित संबंध में नियम बना सकती है। केंद्र सरकार क्या करती है, निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है, तो माताओं की प्रसूति फायदा उपबंध कराने में, हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता संदाय में और लक्षित अभ्यर्थी को उनके खाद्य हकदारियों को सुनिश्चित करने में। तो ये सभी में क्या कर सकती है केंद्र सरकार, क्या है, नियम बना सकती है। माताओं की प्रसूति का फायदा उपबंध कराने में, हकदार व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा भत्ता का संदाय कराने में और लक्षित अभ्यर्थियों को उनके खाद्यान्न हकदारी को सुनिश्चित करने में, ये तीनों में क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में उल्लेखित है, तो आवश्यक वस्तु बोलता हूँ फ्रेंड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य सरकार का नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख धारा 40 में, किसमें, धारा 40 में। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न के संबंध में नियम नहीं बना सकती। कौन, राज्य सरकार नहीं बना सकती, तो गृहस्थी की पहचान के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में राज्य सरकार नियम बना सकती है। शिकायत निवारण अधिकारी की सेवा के शर्तों में क्या कर सकती है, राज्य सरकार नियम बना सकती है। लेकिन बाह्य शिकायत निवारण तंत्र में क्या है, राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती। बाह्य शिकायत निवारण तंत्र में क्या है, राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न के संबंध में नियम बना सकती है। तो राज्य सरकार किसके संबंध में नियम बना सकती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य सरकार किस संबंध में नियम बना सकती है उसे बताना है। राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिवों की नियुक्ति की पद्धति में नियम बना सकती है। राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की नियुक्ति की पद्धति में नियम बना सकती है। शिकायत निवारण की सुनवाई और अपीला के संबंध में नियम बना सकती है और सतर्कता समिति की संरचना के संबंध में नियम बना सकती है। तो शिकायत निवारण, सुनवाई और अपीला के संबंध में और सतर्कता समिति के संरचना के संबंध में क्या है, नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की शक्ति का प्रदान किसे किया गया है, केंद्र सरकार को किया गया है। किसे, केंद्र सरकार को किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो धारा 42 में किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिनियमों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 42 में किया गया। किस धारा में, धारा 42 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जा सकता, तो कलेक्टर को पदाभिहित नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच और भोजन प्राप्त करने में सामर्थ्य। भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच और भोजन प्राप्त करने में सामर्थ्य, यह क्या है, खाद्य सुरक्षा का उपबंध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 62 MCQ क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बता दूं फ्रेंड्स, इसके और मैं वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो मैं ज़रूर इसका वीडियो लाऊंगा फ्रेंड। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।